वर्ल्ड वॉर होगा या ये चीजें? जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें पीस नहीं रहने वाली है। पर मैं उसको कभी भी बोला कि पकड़े जाओगे रफ्तार जाओगे। नमस्कार फ्रेंड्स, एएस एक्सप्लोर्स में आज ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है और आज बहुत ही स्पेशल ये पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली हमें कमेंट्स करते रहते हैं, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ एफएक्यूज को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, साथ ही एस्ट्रोलॉजी से लेके और स्पिरिचुअलिटी से लेके हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कवर करना चाह रहे थे। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को आज इनवाइट किया हुआ है जो कि हमारे फ्रेंड है और जो ना सिर्फ एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर है बल्कि वो प्रोफेशनली सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एनालिस्ट हैं और साथ में ये काफी समय तक टीचिंग के प्रोफेशन में भी रहे हुए हैं। इनका बैकग्राउंड साइंस का रहा हुआ है, तो इसलिए आज कुछ ऐसी चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी से लेके और स्पिरिचुअलिटी को लेके जो डिस्कस करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, काफी ज्यादा रैशनल होने वाला है। ये हम इसको अनबायस्ड होके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करता हूं हमारे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पीडी सर का। तो सर शुरू से शुरू करते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई एस्ट्रोलॉजी में और कैसे ऐसा हुआ कि आपने सडनली प्रोफेशन चेंज कर लिया एंड दैट टू एक स्टॉक एनालिस्ट हुआ करते थे आप, आई मीन अभी भी हैं, बट उसके साथ में एक पैशनेट एस्ट्रोलॉजर की तरह आपको आप जाना जाता है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी की जर्नी शुरू हुई थी 2007-2008 में। ओके। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो एस्ट्रोलॉजी सीख के उसका कोर्स करके आए थे जी। और उनके साथ उठना बैठना था। और मैं बहुत साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था और मेरा जो ये था बिना लॉजिक के कोई चीज को स्वीकार नहीं करनी। तो मैं एस्ट्रोलॉजी का विरोध करने के चक्कर में एस्ट्रोलॉजी सीख गया। ओके। मैं उन लोग के साथ रह के हंसी उड़ाता था, ये कैसे शनि उच्च शनि नीच, कभी सूर्य कभी ये कभी वो, और उनके साथ उठना बैठना रोज का था। तो ऐसे बातचीत में थोड़ा सा उन लोग सिखाते गए तो लॉजिक पकड़ में आते गया। थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा भी स्टडी करके देखना चाहिए, करके देखा, ट्रायल्स एंड टेस्ट किया, चीजें कुछ सही निकलने लगी। फिर मैंने और जिज्ञासा जागी, फिर सोचा कि क्यों होता है ये सोचा जाए, इसके बारे में चिंतन किया जाए। तो इस चक्कर में ये जर्नी चलती रही। एज ए मेन प्रोफेशन नहीं, मेरा मेन प्रोफेशन तो वही था, शेयर मार्केट एनालिस्ट ही हूँ शुरू से उसी समय से। लेकिन ये मेरे एक साइड में स्टडी चलती रही, अभी भी स्टडी चल ही रही है और इस पर रिसर्च चलते रहता है। बट आपके जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए लोगों से मैं मिला हुआ हूँ, वो आप पे मुझे ऐसा लगता है कि ब्लाइंडली नहीं तो इस हद तक ट्रस्ट करते हैं कि वो आपसे डिस्कस करे बिना अपनी चीजों में आगे नहीं बढ़ते। ऐसे कई लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी करने की कोशिश करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसा प्रेडिक्शन ना दूं या किसी को कुछ ऐसा ना बताऊं कि लोग अंधविश्वास की तरफ जाने लगे। क्योंकि मैं खुद पहले वैसे सोचता था बिना लॉजिक के कोई चीज को क्यों मानूं। तो अभी भी मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य यही है कि किसी को भी ऐसी कोई सलाह ना दूं जो कि अंधविश्वास से रिलेटेड हो। दूसरा ये कि उनको प्रैक्टिकली उनके लाइफ के डिसीजन लेने में उनकी मदद कर सकूं कि कहाँ पर दुविधा आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, जॉब में, प्रोफेशन में, फैमिली में, वो डिस्कस करके एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स की पोजीशन देख के उनको हेल्प करता हूँ कि आपको यहाँ पर ये डिसीजन लेना चाहिए। आप कह रहे हैं अंधविश्वास की तरफ ना जाएं, तो वो थोड़ा एग्जांपल देके बता सकते हैं? एग्जांपल ऐसे है कि लोग मैजिक, मतलब ऐसा नहीं बोलता कि जो लोग रेमेडीज बताते हैं, जो लाल किताब वाली रेमेडीज और कुछ टोटके वाली रेमेडीज वो काम नहीं करती होगी या गलत है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता। जो लोग राहु के लिए नारियल बहा देते हैं पानी में, मैं उसको गलत भी नहीं बोलता जो करवाते हैं, पर मैं नहीं करवाता हूँ। और मैं ये इसलिए मैं नहीं करवाता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि लोग एक मैजिक पर विश्वास करें कि एस्ट्रोलॉजी एक मैजिक है, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे करूंगा और वहां पर कुछ नया हो जाएगा और पैसे बरसने लग जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि लोग मैजिक पे भरोसा ना करें, प्रैक्टिकली सोचें कि हमको लाइफ में क्या एक्शन लेना है, क्या कर्म करना है जिससे हमको फायदा हो सकता है। ओके। तो आपके सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर उसका शनि वीक है, कम डिग्री का है ऐसा, तो उसे ये समझ में आता है कि बंदा फिजिकली वीक है, फिजिकली ज्यादा एफर्ट नहीं लगा सकता। तो किस जगह पे वो एफर्ट लगा सकता है और कहाँ पर वो नहीं लगा रहा है। और अगर कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है प्लस शनि भी वीक है, मतलब बुध भी काम नहीं कर रहा है, शनि भी काम नहीं कर रहा है, मतलब उसको ट्रेनिंग चाहिए। या तो उसका कम्युनिकेशन इंप्रूव करना पड़ेगा या तो उसको फिजिकली एक्टिव करना पड़ेगा।
अब फिजिकली एक्टिव क्यों नहीं है इसका भी पता करना पड़ेगा, एनर्जी लेवल क्यों कमजोर है उसका। तो ये सब बैकग्राउंड पता करके फिर उसको वैसी सलाह दी जाती है कि सीधा उसको सलाह दी थी कि आप जिम ज्वाइन कर लो और एक्टिव बन जाओ, लेकिन पता लगा मंगल वीक है, ज्वाइन किया बीमार पड़ गया, तो ये भी देखना पड़ता है कि उसका एनर्जी लेवल क्या कम है। पहले डाइट प्रॉपर करना पड़ेगा, उसको थोड़ा एक्शन में लाना पड़ेगा, तब उसको बोलेंगे अब तुम फिजिकल एफर्ट कर सकते हो। या ज्यादा फिजिकल वो नहीं कर पा रहा है तो उसका गुड कम्युनिकेशन और उसका नॉलेज स्किल को इम्प्रूव करवाना पड़ेगा। तो वो देखना पड़ता है किस बैकग्राउंड से आया है, क्या चीज उसमें स्ट्रांग है। प्लस अगर सब चीज स्ट्रांग होने के बावजूद भी ऐसा होता है कई बार कि चंद्रमा खराब है, मतलब इंसान मन से कमजोर है, बाकी सारी कैपेसिटी है, हार्ड वर्क भी कर लेता है, स्किलफुल भी है, लेकिन मन ऐसा है कि लग नहीं पा रहा है। तो फिर मन को कॉन्सेंट्रेट करने के कई उपाय हैं, तो उस पर हम जाते हैं। ओके, इस पे और आगे बढ़ेंगे, और उससे पहले एक डेट वैल्यू वाली चीज अभी चल रही है। लाइक अभी आज 29 मार्च है और आज शनि अमावस्या है। तो इस दिन के सिग्निफिकेंस के बारे में पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि ये किस तरह से इसको रीड किया जाता है, किस तरह से स्टडी होती है, ये साइंस है, आर्ट है, व्हाटएवर, जो भी इसके रैशनल क्वेश्चंस होंगे हम वो उस पे आएंगे। तो सर सबसे पहले आज शनि अमावस्या है, उसको लेकर क्या क्या चीजें हैं। शनि एक राशि से दूसरे राशि में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा प्लीज एलोबरेट करके बताइए। ठीक है, शनि जो है सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। अपन जितने भी प्लैनेट्स कंसिडर करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसमें सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है और 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करता है। और उसकी पूरी 12 राशि को क्रॉस करने में इसको 30 साल लग जाता है। मतलब 30 साल बाद ये मीन राशि में आ रहा है, तो बहुत रेयर इवेंट होता है। और जो बड़े चेंजेस लाइफ में आने वाले होते हैं वो शनि के ऐसे ही प्लैनेट जो स्लो मूविंग होते हैं, जैसे जुपिटर और ये शनि, इनके मूवमेंट से बड़े चेंजेस आते हैं। तो शनि क्योंकि सबसे स्लो है और बहुत साल तक एक राशि में रहता है और 2.5 साल बाद ये अपनी राशि चेंज कर रहा है, तो ये माना जाता है कि इसमें बड़े चेंजेस आने हैं लाइफ में। तो इसका लोग इंतजार करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी कोई प्लैनेट राशि चेंज करता है, तो मतलब वो 30 डिग्री क्रॉस करके 0 डिग्री के आसपास आता है, तो वो काफी पावरफुल होता है। मतलब जो उसका रिजल्ट है बहुत इमीडिएट और कुछ अजीब दिखने लगता है लोगों को। तो ये जो पीरियड होता है, ट्रांजिशन वाला पीरियड, ये थोड़ा स्पेशल होता है इसलिए। ओके, तो इससे किसे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं या किस किस को इससे डरने की जरूरत है? मुझे लगता है कि डरने की जरूरत तो किसी को भी नहीं, बस ये समझना चाहिए कहाँ कहाँ बाउंडेशन आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम्स आने वाली है, कहाँ फायदा मिलने वाला है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, जो कि मैं करता हूँ। जैसे अभी जैसे शनि का ट्रांजिट होगा, तो सबसे पहली मुलाकात शनि की राहु से होने वाली है, क्योंकि राहु की डिग्री काफी कम है अभी। और शनि जैसे ट्रांजिट करेगा तो मीन राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का पहले चरण में दोनों की मुलाकात होगी। तो शनि राहु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन वो लोग जो विदेश जाके काम करना चाहते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं या करते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। ओके, ठीक है। बाकी लोगों के लिए काम में थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। कई लोग को ऐसा लगेगा कि कहीं जॉब जाने वाली है क्या, है ना, या ये काम जब कर रहे हैं कंटिन्यू होगा, ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। वहां कुछ उनको क्लैरिटी लाने की जरूरत है, या घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी कमियों को दूर करके जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ओके, तो जिनकी राशि से ये अभी शिफ्ट हो रहा है, लाइक कुंभ से जा रहा है, मकर और कुंभ से जा रहा है, यस, तो मकर और कुंभ वालों के लिए क्या एक गुड न्यूज है या क्या अफेक्ट उसका हो सकता है? जैसे आपके लिए तो गुड न्यूज है, आप मकर वाले हो। यस तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आपकी 7.5 खत्म। यस, है ना। मैं काफी टाइम से हमारे यहाँ पे कहते हैं पिराना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। ऑल्दो मुझे कई लोगों ने ये भी बोला है कि ये पर्टिकुलर टाइम है, ये आपका राज ही हो गया। तो आई डोंट नो उसमें क्या होने वाला है। मैं बिलीव करता हूँ नहीं करता हूँ वो बात की बात है, लेकिन खुशी तो होती है जब आप आगे की लाइफ जब जियोगे ना, तब आपको समझ में आएगा ना, वो 7.5 के पीरियड में सीखे हुए काम से ही कर रहा हूँ। ओके, तो जो लर्निंग पीरियड रहता ही है, और इसलिए इसको पेराना इसलिए बोलते हैं कि वो बहुत डिसिप्लिन करके बहुत तकलीफ देकर के सिखाता है, और जो सिखाता है उसी से फिर बाकी की लाइफ चलती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि शनि की 7.5 में बहुत चीज सीखने मिलती है। आपकी 7.5 लर्निंग पीरियड आपका खत्म हो गया है, आपके लिए बधाई हो। और कुंभ राशि वालों का जो 7.5 है, उसका सेकंड फेज अब चालू हो रहा है। फर्स्ट फेज उनका क्रॉस हो गया है। ओके, ठीक है, थोड़ा सेकंड फेज है। और मेष राशि वालों की अब 7.5 चालू हो रही है। ओके, तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा
इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए कि क्या क्या उनके लाइफ में हो सकता है। क्या क्या प्रोविजन करने चाहिए मीन राशि और मेष राशि वालों को? देखिए एक्चुअली शनि है क्या, शनि कर्म का कारक है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सब काम मतलब ये दुनिया है तो टीम वर्क है ना, ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा काम कर रहा है, हाँ। वैसे एक प्लेनेट कर रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म को लीड करता है शनि, ठीक है। तो कर्म को जैसा एक्सप्लेनेशन है वेदों में, उसके हिसाब से कुछ कर्म जो फिजिकली हम करते हैं, भाग दौड़ हो गया, मेहनत वाला काम जिसमें पसीना निकलता है, वो काम शनि करता है। और बुध जो है वो कम्युनिकेशन और बुद्धि से रिलेटेड जितने काम है वो बुध के काम है, ठीक है। तो दूसरा सवाल ये कि मीन राशि क्या है। मीन राशि जो है ये है एक मोक्ष कारक राशि भी है, पीस वाली राशि भी है। अगर ये मोक्ष वाली राशि है तो इसको फ्रीडम, डिजायर फॉर फ्रीडम भी बोलते हैं, या एक फ्रीडम की इच्छा वाली राशि भी है, ठीक है। दूसरा ये अगर फ्रीडम की बात है, लेकिन ये प्रिजन भी है, ये जेल भी है, ये हॉस्पिटल भी है, ये मंदिर भी है मीन राशि, ठीक है। और बेड भी है, अपना बेडरूम भी है, बेड भी यही राशि है, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो कर्म शनि जो 11वीं राशि में मतलब कुंभ राशि में जितने एफर्ट मेहनत करके आया है, अब उसका रेस्ट वाला पीरियड है। शनि का रेस्ट वाला पीरियड नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि शनि जब मीन राशि में आता है तो जातक की जो टेंडेंसी होती है वो रेस्ट करने वाली हो जाती है। अच्छा, ओके। हाँ, मतलब ये कि मेहनत करने का मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती, ये वाला टेंडेंसी, चाहे वो कोई भी राशि हो या पर्टिकुलरली नहीं मीन राशि, मीन में, ओके। मीन में क्योंकि ये राशि मीन में ऐसा होता है कि ये टेंडेंसी वर्क करने वाली नहीं रहती, कि मतलब इंसान वर्क करना नहीं चाहता। अगर इस चीज को साध लिए साधना से, अपने एफर्ट से, कि आप फिर भी एफर्ट लगा रहे हो तो आपको उसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन आप अगर उस ट्रैप में आ गए हो कि काम करने का मन नहीं कर रहा है, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अभी तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया है, अभी तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी तो काम आ ही नहीं रहा है, ऐसे कई सारे बहाने निकल के आते हैं। और कोई ना कोई बहाना बना के, जो भी जैसे मेष राशि वाले बंदे की बात कर रहे हैं आप, उसका 12th हाउस में शनि रहेगा, बहुत सारे बहाने निकाल के रेस्ट में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि नहीं करना चाहिए। उसको करना ये चाहिए कि अपने आप को पहली बात तो एक्टिव रखो। शनि हवा भी है, ऑक्सीजन भी है, तो आपको सवेरे टाइम पे उठ के आपको फ्रेश एयर लेनी है, अगर जिसका 12th हाउस में शनि आ रहा है मेष राशि वालों के लिए, ठीक है। सभी को करना चाहिए वैसे, और एक्टिव रहना है, आलस नहीं लाने देना, और जो भी काम आप कर रहे हो उसमें कंटिन्यूस एफर्ट करते जाना, भले उसका रिजल्ट आपको इमीडिएट ना मिल रहा, तो इसका इफेक्ट आपको कम से कम। सर बट ये बहुत एक जनरल सा स्टेटमेंट नहीं है कि मतलब वर्क हार्डर व्हेन इट्स हार्ड टू वर्क, राइट? तो ये तो हर किसी के लिए अप्लाई होता है। नहीं, कुंभ राशि में ये टेंडेंसी नहीं थी। अच्छा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपकी कुंभ राशि 12th हाउस में ना पड़ रही हो, 8th हाउस में ना पड़ रही हो, कुंभ राशि के साथ ये टेंडेंसी नहीं थी कि काम करने का वक्त कम, बल्कि आप जितने कुंभ राशि में शनि के टाइम आप जिससे भी मिलोगे ना, तो लोग बोलेंगे कि ऑफिस में बहुत प्रेशर है, बहुत काम बढ़ा हुआ है, इन दिनों फुर्सत नहीं है, ऐसे वाला रहेगा। अब जो आने वाला ना, लोग बोलेंगे यार ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया है ना कि काम नहीं है, ओके, खाली बैठे हुए हैं। और काम किसका बढ़ेगा पता है? हॉस्पिटल वालों का। ओके। और क्या है, जस्टिस की राशि है मीन राशि, तो ना कोर्ट का काम बढ़ेगा, ठीक है। तो उनके साथ जस्टिस होगा या बहुत सी चीज ठीक होने वाली है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। धनु राशि एक्चुअली होती है रूल्स रेगुलेशन कानून की राशि, समझ लो धनु राशि है ना। सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, क्या सारी राशियों के बारे में एक बार अपन थोड़ा सा अगर वो कर लें तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कर लेंगे, पर ना अपन क्या करते हैं अभी, जैसे अपना शनि से रिलेटेड पॉडकास्ट चालू किए, तो शनि का इस राशि पे बाकी राशियों का क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, अपन एक एक करके उसको डिस्कस कर लेंगे, तो सब चीज इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं शनि मीन राशि में क्या होने वाला है ये बता रहा था आपको, उसका एक पार्ट बता रहा हूँ छोटा सा, कि धनु राशि तो वैसे रूल्स रेगुलेशन लॉ लेजिस्लेचर की राशि मानी जाएगी, लेकिन ये राशि जो है मीन से 10वां पड़ती है, मीन से आप काउंट करोगे तो 10वीं पड़ती है, मतलब मीन राशि का कर्म है। मतलब अगर मीन राशि में शनि आया है, कर्म का कारक आया है, तो धनु वाले काम मीन राशि में जरूर करेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनेंगे जो बनने चाहिए, अभी तक बने नहीं, या बहुत सारे अमेंडमेंट जो होने चाहिए, रूल्स रेगुलेशन वो होना चाहिए। दूसरी बात, अभी राहु के बाद दूसरी मुलाकात शनि के बुध से होने वाली है, बुध शुक्र की जोड़ी से होने वाली है, और ये मीडिया का कारक है,
और मीन राशि खुद सोशल मीडिया का कारक है। मुझे लगता है सोशल मीडिया से रिलेटेड काफी सारे कानून और उसको करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी राशि से राहु होके गुजरा है अभी और अभी भी है राहु इसी में, और 1-2 महीने में जस्ट वो कुंभ राशि में आने वाला है। मतलब राहु जितने फॉरेन एलिमेंट्स लेके आया है, मतलब जितने टेक्नोलॉजी ये वो चेंजेस लेके आया है, उसमें AI भी है, ठीक है। वो चीज रेगुलेटेड नहीं है अभी। अब यहाँ पर शनि आ गया, तो राहु का जितना भी किया धरा है ना उसको डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज करके जाएगा। मीन राशि माना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि मीन राशि का जो स्वामी है जुपिटर, वो अभी कहाँ पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो है अभी है वृषभ राशि में, पर वृषभ से ट्रांसफर होकर मिथुन में जाने वाले मई में, ठीक है। तो मई तक तो आपको वृषभ राशि के कारकत में एफर्ट दिखेंगे शनि के, मतलब रिसोर्सेज से लेकर के मारामारी, मतलब महंगाई बढ़ गई है, रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आपको देखने मिलेगा न्यूज और चीजें। लेकिन जैसे ही मिथुन राशि में ट्रांसफर होंगे गुरु, है ना, वैसे ही आपको मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है, बुध की राशि है, तो वहां पर भी बुध है, ठीक है। तो मीडिया, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर, इसमें आपको बहुत सारे नियम कानून चेंज दिखेंगे, बहुत ग्रोथ देखने मिलेगी। और बल्कि स्किल डेवलपमेंट की भी राशि होती है मिथुन राशि, तो ना स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट काफी काम कर सकती है, बल्कि एजुकेशन पे काफी काम हो सकते हैं। ये पूरे 5 साल बल्कि 6 साल मेरा अनुमान है कि एजुकेशन पे बहुत काम होंगे। कारण बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से 1.5 साल मिथुन राशि में गुरु है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, लैंग्वेज से रिलेटेड पूरे वर्क होंगे स्किल डेवलपमेंट से। इसके बाद अगले साल उच्च राशि में गुरु होंगे और शनि यही मीन में ही होंगे, ठीक है। तो उच्च के गुरु में पूरा गुरु से रिलेटेड एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड काम होंगे। और जब सी राशि में गुरु का जाना होगा, उस समय सारी चीज बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जितने भी बनेंगे। तो अब जो आगे काम होने वाला है मीन राशि में शनि के जाने से, एजुकेशन पे बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। ओके, ये दिखता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है सर कि ग्रहों की चाल क्या एक्चुअल में प्रैक्टिकली हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है, या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टाइप की चीज है? देखिए, जैसे कि बताया कि मेरी शुरुआत ही इस बात से हुई थी कि मैं बिना लॉजिक के किसी चीज को क्यों मानूं, और एस्ट्रोलॉजी को गलत साबित करने के चक्कर में मैंने स्टडी चालू किया था और फाइनली एस्ट्रोलॉजर बन गया। तो मैं मानता हूँ कि ग्रह नक्षत्र की चाल, मतलब जुपिटर और मून और सन उतने दूर बैठे और वहां पर उतने दूर से मेरे शरीर पर कोई असर डाल रहे हैं और कुछ जादू मैजिक से कुछ चीजें हो रही है, तो मेरा जवाब सुनकर आपका आश्चर्य होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना है कि एक एनालिटिकल साइंस है। हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि एक रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने रिसर्च करके एनालिसिस किया कि जब ये पर्टिकुलर ग्रह यहाँ पर होता है और ये कॉम्बिनेशन बनता है और ये इस समय पैदा हुआ व्यक्ति, उसका नेचर ऐसा बनता है और वो बड़ा होकर ये प्रॉब्लम फेस करता है, ये एक्सपर्ट इस चीज में एक्सपर्ट बनता है। ये सब चीज एनालिसिस उन्होंने बहुत बारीकी से किया है, इतनी बारीकी से उस समय किया, ये जरूर आश्चर्य का सब्जेक्ट है, पर उन्होंने किया है इसका एनालिसिस। ये एनालिसिस वाला साइंस है, और अपने एनालिसिस को बताने के लिए उन्होंने बहुत सारी कहानियां, किस्से, ये सब बनाए हैं ताकि आप उसको समझ सको, उनके गुणों को समझ सको। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि डायरेक्ट जैसे चंद्रमा से हाई टाइड्स लो टाइड्स होता है तो उसके कारण ही हमारे बॉडी में इतने चेंजेस आते होंगे, ऐसे डायरेक्ट मैं मैजिक को नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, ये मानता हूँ कि ऐसा एनालिसिस है, उसका रीजन जो भी होता हो, ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन हो या जो भी होता हो, लेकिन उस एनालिसिस के चलते ये बातें सही होती है। ओके, मे भी शायद ये उसी तरीके से ही कहा जाता है कि ये मन, जैसे आपने इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट किया, ऑल्दो आपने इनिशियली डिनाई किया, बट अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं से ये करते हैं कि कुछ ना कोई अफेक्ट तो होता है उसका। कुछ ऐसे मतलब उसमें जुड़ाव है कि जैसे हम जो ग्रहों को मानते हैं, 9 ग्रहों को, ये कहीं ना कहीं 9 ग्रह हमारे शरीर के अंदर है। ओके, ठीक है, वो ठीक है, उसका सिंबल बाहर भी है, लेकिन उसका सारा का कारकत्व हमारे शरीर के अंदर है। और कहीं ना कहीं हम जो भी रेमेडी है, जो भी चीज करते हैं, वो हमारे शरीर पर ही अफेक्ट आता है, हमारी साइकोलॉजी पर ही उसका अफेक्ट आता है, और हम उसके हिसाब से वर्क करते हैं। एक और चीज है, मुझे पता नहीं वो आप पर्टिकुलरली पूछना अप्रोप्रिएट है कि नहीं, बट स्टिल आई एम आस्किंग। सारे ग्रहों को जैसे पर्सोनिफाइड किया गया है, राइट? शनि है तो वो उनका एक ह्यूमन, हाँ, शनिदेव के रूप में, गुरु, बृहस्पति। अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो अल्टीमेटली ये तो सिर्फ प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं जो हमसे लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर
दूर कहीं ना वो सोलर सिस्टम में वो घूम रहे हैं। पर्सनिफाइड क्यों किया गया, आपका सवाल ये? यस, मतलब ये क्या, जैसे देखिए, हम किसी लेमैन से पूछेंगे तो बहुत सारे लोग शनिदेव को एज अ देव या एक भगवान के रूप में मानते हैं, है ना। अगर हम सारे अपने धर्म वाली चीजों को साइड कर रहे हैं और जेन्युइनली समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है ये तो सिर्फ एक प्लैनेट है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पर्सोनिफाइड क्यों किया गया है या क्या है? मैं क्या मानता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि हिस्ट्री को ना आप कितनी भी अच्छी लैंग्वेज में लिख लो, उसको बहुत समय तक सुरक्षित रख पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि लैंग्वेज धीरे धीरे बदलती है। ठीक है, लैंग्वेज आगे चल के बदल जाती है। जैसे हम लोग आजकल जो माउस बोलते हैं, वो जो कंप्यूटर में यूज करते हैं उसको बोलते हैं। अगर मान लो चूहे की प्रजाति अगर लुप्त हो गई तो आने वाले लोग बच्चों को पता नहीं लगेगा कि माउस नाम का कोई जीव भी होता था। तो ना लैंग्वेज ऐसे चेंज होती है कि उसको ना लिटरेचर को, वैसे हिस्ट्री को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए हिस्ट्री हमेशा 50% सही 50% गलत मिक्स रहती है, उसमें हमेशा विवाद रहता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को सही सलामत रखने के लिए पर्सोनिफाई करके कहानियां बनाई गई, ताकि आप उस कहानी के माध्यम से समझ जाइए कि बुध, गुरु और चंद्रमा के बीच में क्या अंतर है। ज्ञान, बुद्धि और मन, आप वैसे बात करें तो तीनों तो एक ही चीज है, लेकिन तीनों अलग अलग। बिल्कुल कहानी से बताया गया है कि गुरु की बीवी को चंद्रमा लेके चले गया, और बुध जो बच्चा पैदा हुआ वो चंद्रमा का है कि गुरु का है, उस पर विवाद है। ठीक है, तो वो बताया गया है कि मन क्या है, ज्ञान क्या है, और बुद्धि जो है वो बीच में बैठी है। वो मन के साथ भी जा सकती है, गुरु ज्ञान के साथ भी जा सकती है। ग्रेट, ये बहुत रैशनल, और मतलब मुझे लगता है कि ये अगर आप न्यूट्रल होके देखें तो ये शायद पूरी तरह से जस्टिफाई करता है, ऐसा मुझे लग रहा है अभी तक। लेटर ऑन मुझे पता नहीं। एनीवेज, तो अल्टीमेटली पर्सोनिफाई जो किया गया वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। हाँ, मतलब लोगों को उसका ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, प्लस ये विलुप्त ना हो जाए लैंग्वेज के चक्कर में। तो कहानी बने रहेगी तो कहानियां जो है वो बढ़ते रहेगी आगे। तो नवग्रह मंदिर वगैरह जो होते हैं या शनिदेव का जो मंदिर होता है, वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब वो सही है, गलत है, क्या लगता है आपको? देखो, उसके पीछे ना, मंदिर के पीछे एक अलग साइंस है। वो एक अलग टॉपिक है, जिसमें यंत्र विज्ञान जो होता है ना, जैसे एक मंत्र शास्त्र होता है। ठीक है, मैं मंत्र की जो एनर्जी रहती है ना, जो हम उच्चारण करते हैं, उसको समझ करके उसके हिसाब से मंत्र बनाए गए हैं, और उसको उच्चारण से हमारे शरीर में काफी चेंजेस और चीजें होती है ना। उसी प्रकार यंत्र भी होते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जो यूनिवर्स से या सन की एनर्जी को उस पर्टिकुलर ढंग से अब्सॉर्ब करके हमको देता है। तो यंत्र शास्त्र एक अलग मुद्दा, अलग टॉपिक है, जिस पर रिसर्च करके मंदिर ये वो बनाए गए हैं पुराने जमाने में। ये हमने एक्चुअली ऑलरेडी करा हुआ है। हाँ, इस पर हमने एक एपिसोड करा हुआ है। तो वो एक अलग टॉपिक है। उसको एस्ट्रोलॉजी से सब चीज को लिंक कर सकते हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, यंत्र शास्त्र हो, मंत्र शास्त्र हो। बट पर्टिकुलरली जब हम शनि मंदिर की बात करते हैं, शनि मंदिर की बात करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा और एक्चुअल शनि मंदिर है, शनि शिंगणापुर, वहां के देखें तो वहां पे ऐसा कोई यंत्र वगैरह पे बेस्ड है ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो क्या है ना, उस पे कोई स्ट्रक्चर है, वो एक ओपन ग्राउंड है जहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है जिसे शनिदेव के रूप में हम सब पूछते हैं। तो यहाँ पे तो मैं यंत्र शास्त्र एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो वहां पर क्या है और उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर लोग जाते हैं, अगर उनको फायदा होता है ना, तो सबके आस्था उनके साथ है। पर क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, तो उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, ज्योतिष शास्त्र में ये भी मानते हैं कि कर्म और कुंडली दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्या इसका मतलब है कि हम अपने फ्यूचर को बदल नहीं सकते? देखिए, ये क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही विवादास्पद भी है कि क्या अगर सब कुछ लिखा ही हुआ है कुंडली में, तो फिर क्या मतलब कर्म करके? सब कुछ तो वैसा ही होना है जैसे होना है। पर इस मामले में मैं जो सोचता हूँ, आई विल गो विद गीता। कृष्ण भगवान ने जो कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और इस पर मैं पूरा अपन एक एपिसोड कर सकते हैं इस लाइन पे, मतलब इतनी बड़ी लाइन है, तो मैं उसके साथ जाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है कि ठीक है, ये बात सही है कि आपको जो नेचर मिला हुआ है, एग्जाम्पल की लगन में किसी का सूर्य कुछ का मिला हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और एक ईगो आ गया बंदे का, घमंडी है, ठीक है।
तो अब उसका ईगो बहुत सी चीज में रास्ते में आ रहा है, और वो बंदा चाहता है कि अब उस नेचर को छोड़कर वो स्पिरिचुअली कुछ ग्रो करना चाहता है, ठीक है, और बिना ईगो को हटाए नहीं कर सकता। तो उसके लिए साधना, साधु किसको बोलते हैं? जो साध लेता है ग्रहों को, मतलब जो नेचर उसको नेचुरली मिला हुआ है, अगर वो साधना से उसको साध लिया, कंट्रोल कर लिया, तो वो साधु हो गया ना। तो जब साधना की विधि दी हुई है तो हम क्यों नहीं चेंज कर सकते? अगर नहीं भी कर सकते होंगे तो भी ना, तो ये हमको आदेश मिला ही हुआ है कि तुम कर्म करो, अपना बेस्ट करने की कोशिश करो, और हमको करते रहना चाहिए। क्योंकि इसके लिए एक छोटा सी चीज और जोड़ना चाहूंगा। कर्म क्यों इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए? क्योंकि ना, एक मृत और एक जीवित के बीच में यही एक अंतर है। एक मृत लाश पड़ी हुई है और एक जीवित व्यक्ति बैठा हुआ है, दोनों में क्या अंतर है? कर्म का अंतर है। तो अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आप टाइप ऑफ मृत कहलाओगे। आप इनडायरेक्टली क्या इसको प्रारब्ध से जोड़ते हैं? मतलब मैं ऐसी चीजों का अपने प्रेडिक्शन में यूज नहीं करता, कि मैं जैसे बताया मैं प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी ज्यादा करता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसमें एस्ट्रोलॉजी में कई चीज, पिछले जन्म का कर्म है, इस टाइप की भी चीजें यूज होती है, पर मैं इन टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं करता, बल्कि मैं उसकी जगह पे जेनेटिक साइंस को यूज करता हूँ। कि जैसे कोई चीज जेनेटिकली हमको पिता पूर्वजों से मिली हुई है, मैं इस चीज को यूज करता हूँ। ओके, लेकिन प्रारब्ध समवेयर वो तो इंडिविजुअली होता है, आप उसको कहीं किसी और से रिलेट नहीं कर सकते। जैसे कर्म की बात है कि इस जन्म में, ठीक है, सपोज कुछ चीज लिखी हुई है, बट प्रारब्ध में ऐसा है कि इस जन्म में जो लिखा हुआ है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं, मतलब कुछ सर्टेन चीजें, आई एम नॉट सेइंग कि हर एक ईच एंड एवरीथिंग, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम सफर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम बहुत कोशिश करते हैं अपना 100% 200% देने के बाद भी हम उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाते। हाँ, ऐसा होता है, मैं एग्री करता हूँ कि प्रारब्ध मतलब ऐसी कुछ चीजें होती है जो लिखी हुई है कि नहीं होनी तो नहीं होगी। जो चीज किसी व्यक्ति को कितना भी एफर्ट करे उस फील्ड में वो नहीं जाएगा, यस, उसके में कुछ और लिखा हुआ है, तो उसको वही समझाने की कोशिश करते हैं हम कि आपकी इस फील्ड में लिमिट इतनी है, आप इस फील्ड में उससे ज्यादा ग्रो कर सकते हो, या अगर आपको ये हर्डल्स आ रहे हैं तो आपको लाइफ टाइम इससे इस ढंग से मैनेज करना पड़ेगा, इसको ये समझाने की कोशिश रहती है। पर कभी भी मेरी कोशिश रहती है कि ऐसा प्रेडिक्शन ना दूं जिससे सामने वाला कोई साइंटिफिक वो ना है जिसका मतलब कॉन्फिडेंस ना गिर जाए बंदे का। ठीक है, तो प्रारब्ध एक ऐसी चीज है जिसको साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसको बहुत हम डिटेल में, जब हम साइंस और इसके रिलेशन की बात कर रहे हैं तब तो एटलीस्ट हम उसको नहीं बढ़ा सकते बहुत ज्यादा आगे। जब हम इसको प्रारब्ध और स्पिरिचुअलिटी एंड रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइफ या आफ्टर लाइफ वाली जो चीजें होती है, उस पर डेफिनेटली इसको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं कभी। सर, कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं, बहुत तरह के दोष होते हैं, जैसे काल सर्प दोष, मांगलिक दोष। ये कितने प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक्चुअल में ये चीजें होती हैं, और इनके उपायों से क्या एक्चुअल में वैसा बेनिफिट होता है? इंसान में बहुत सारे दुर्गुण होते हैं कोई गुस्सैल होता है, कोई आलसी होता है, कोई कंजूस होता है, अच्छाई भी होती है, कोई ब्रिलियंट होता है, कोई बहुत दानवीर होता है। इसी प्रकार दोष भी होते हैं, उसके इफेक्ट्स भी होते हैं, उपाय नहीं होते, इन चीजों के साथ एडजस्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये चीज एक्चुअल में होती है? आपने अभी तक के जितने भी 18 साल के करियर में आप एनालिसिस करते होंगे अपने प्रेडिक्शंस का, और जब आगे चीजें और भी प्रेडिक्ट करते होंगे तो इन चीजों के बारे में सोचते तो जरूर होंगे कि यार ये चीजें कितनी सच हुई या कितनी होती हैं, और जिस इस तरह की कुंडली आई थी उनके साथ क्या क्या चीजें हुई जो एज पर एस्ट्रोलॉजी आप प्रेडिक्ट करते हैं या कहा जाता है कि ऐसा ऐसा होगा। होता है, दोष तो होते हैं ऑफ कोर्स। हाउ डज इट वर्क? ऐसे करता है कि जैसे मांगलिक दोष का एग्जांपल लेते हैं। मांगलिक दोष कैसे होगा? या तो लगन में मंगल हो, चौथे हाउस में हो, 7वें में, 8वें में हो, 12वें में, ठीक है, इतने प्रकार के मांगलिक दोष हो सकते हैं। तो लगन में है तो लगन पे अलग इफेक्ट आएगा, बहुत गुस्सैल एग्रेसिव रहेगा बंदा, उसको मतलब उसके लिए ऐसा मैच ढूंढना पड़ेगा जो उतने एग्रेशन को बर्दाश्त कर सके, जो उसको बैलेंस कर सके। 4th हाउस में मंगल रहेगा तो उसका घर का एनवायरनमेंट, उसके सेंटीमेंट्स मंगल से ज्यादा प्रभावित रहेंगे। 7th हाउस में, 8th हाउस में रहेगा, 8th हाउस में रहेगा तो उसकी एनर्जी उस लेवल की रहेगी। तो जहां पर मंगल आता है हमको समझना पड़ता है कि इसका एनर्जी का लेवल इस ढंग का है और इसका व्यवहार इस टाइप का चेंज होगा, तो वैसा हमको मैच ढूंढना पड़ता है। या आज की दुनिया में क्या होता है कि पहले मंगलिक दोष में क्या होता था कि 7वें भाव में मंगल बैठ गया जैसे, तो पति पत्नी ज्यादा समय तक साथ में नहीं रहेंगे, अलग हो जाएंगे, ऐसा प्रेडिक्शन होता था पहले। आजकल ऐसे इसलिए नहीं होता है, पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, है ना, 8 से 10 घंटा रोज
दोनों अलग रहते ही हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। ओके, अब पूरी लाइफ देखेंगे, आधी लाइफ तो बाहर वन थर्ड लाइफ टाइम वो जितना शादी का पीरियड था, वन थर्ड ऑलरेडी अलग रह के काट देते हैं। बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज दोनों कपल वर्क कर रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये केवल एग्जांपल है, कहने का मतलब कि मांगलिक दोष जैसे बहुत सारे दोष आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल के कारण बैलेंस हो जाते हैं, वो अलग ढंग से काम करते हैं। ओके, और काल सर्प दोष, ये मतलब अल्टीमेटली ये दोष कहीं ना कहीं एक कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली वो, और उस कैरेक्टरिस्टिक को स्वीकार करते हुए अपने लाइफ के डिसीजन लेना चाहिए, वैसा चलना चाहिए। उस काल सर्प जो कभी वैसा ही है कि राहु केतु का जो इन्वॉल्वमेंट है लाइफ में वो काफी बढ़ जाता है। आप उसको इस ढंग से देखिए कि जितने भी प्लैनेट्स के अंदर राहु केतु के एक्सिस के अंदर जितने भी प्लैनेट्स आ गए हैं, हर प्लैनेट पे राहु का एक इफेक्ट है। आप ये मान लीजिए हर प्लैनेट के साथ एक राहु बैठा हुआ है और उसका प्रेडिक्शन निकालिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए, आपको समझ इजी लग जाएगा, इजीली समझ लग जाएगा। आप केवल दोष है करके लेके बैठे रहोगे, उपाय करोगे तो उससे। राहु केतु एग्जैक्टली है क्या सर? राहु केतु जो है वो छाया ग्रह है एक्चुअली। ओके, ठीक है। और जहाँ पर सूर्य चंद्रमा और जो पृथ्वी घूमते हैं सूर्य के आगे, जो एक्सिस वहाँ क्रॉस होता है उनका, उस पॉइंट को राहु केतु नाम दिया गया एक्चुअली। और माइथोलॉजी में बहुत ढंग से स्टोरी के माध्यम से समझाया गया राहु केतु का इफेक्ट्स। राहु जैसे सूर्य पे ग्रहण लगाता है ना, तो सूर्य इतना पावरफुल प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट अगर सूर्य के साथ आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, लेकिन राहु जब आता है तो सूर्य में ग्रहण लग जाता है। मतलब जैसे रात में सूर्य नहीं होता है ना, लेकिन उसके बाद भी रात में हम उजाला करके बैठे हैं, तो ये जो है ये राहु है। ओके, ठीक है, जो सूर्य का ऑल्टरनेट बन जाता है। ठीक, मैं इस ढंग से इसको देखता हूँ। ओके, और भी कई एस्पेक्ट्स हैं, कई अलग अलग एंगल्स है इस चीज को देखने के, तो अलग अलग कुंडली के हिसाब से अपने को एंगल बनाना पड़ता है कि हमको इस समय राहु सूर्य को किस एंगल से देखना है ना, राहु चंद्रमा को किस एंगल से देखना है, तो ऐसे अलग अलग एंगल हो सकते हैं देखने। सर, अभी तक के आपके जितने भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काउंसलिंग हुई है, उनमें सबसे ऐसा कुछ आपको इंटरेस्टिंग केस कोई है आपके लाइफ में, जो कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे थे, लाइक जो चाहे कोई भी दोष हो, मंगल का दोष हो या काल सर्प दोष हो या और कुछ हो, इससे कुछ रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग केस आपने देखा हुआ है? बहुत सारे इंटरेस्टिंग केस वैसे होते रहते हैं जी, तो अगर कुछ शेयर करें आप। कुछ केस मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं ना बच्चों को, वो उसकी जड़ तक जाना जो है ना काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जब साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, या तो बच्चा ऑटिस्टिक है या कुछ और टाइप का बिहेवियर है, तो साइकेट्रिस्ट भी उसका हिस्ट्री से पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा क्यों आया है बिहेवियर। तो जब हम एस्ट्रोलॉजिकली मैं कुछ केसेस में डीप में गया ना, तो मुझे समझ में आया कि पेरेंट्स का ही बिहेवियर ऐसा था जिसके कारण बच्चे पर वो अफेक्ट पड़ा। ये बड़ा आश्चर्यजनक है और इंटरेस्टिंग है। जैसे बच्चे ने माँ बाप को लड़ते हुए बहुत बार देख लिया, या एक बच्चे ने बहुत बार देखा कि पापा जो है मम्मी को मारते हैं आके, ठीक है, और फिर मम्मी उनका सब काम करती है, तो उसके दिमाग में बैठ गया कि मम्मी को मारने से मम्मी कंट्रोल हो जाती है, तो उसके मम्मी से प्यार भी उतना है, लेकिन वो मम्मी पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। तो ये साइकोलॉजी कहाँ से आई उसकी? ये केस आपने एक्चुअल में देखा है कहीं पे? एक्चुअल में देखा वो और क्या होता है कि डिपेंडेंसी जो होती है वो बड़ी विचित्र होती है। जैसे भरणी नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठ जाता है तो वो किसी पर डिपेंडेंसी बना देता है और वो बंदा उस घेरे से बाहर नहीं निकल पाता। जैसे होम सिकनेस होती है किसी को, है ना, तो वो मम्मी से दूर जाना ही नहीं चाहता कोई, तो उसके कारण उसका करियर काफी प्रभावित होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं। जो साइकोलॉजिकल इश्यूज वाले जितने केसेस आते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम बड़ी ऑड निकल के आती है। ये तो रही, हाँ, ये तो रही प्रॉब्लम की बात। इसका सॉल्यूशन आपने होते हुए देखा है कि जो साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन भी हो जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग ओसीडी हो जाती है जब आप कंटिन्यूअसली किसी एक एक्ट को करते हुए आते हैं, वो किस तरह से एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे आप ओवरकम करते हैं उन चीजों? जैसे ओसीडी में तो ये होता है कि ना, उसको सॉल्व करना जब तक बंदा मान ना जाए कि उसको ओसीडी है, तब तक सॉल्व करना मुश्किल होता है। अगर आपको स्वीकार करवा पा रहे हो तो उसका हाफ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई आपकी।
लेकिन उसके बाद हाफ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व पर करना जो काफी ज्यादा बड़ा task। नहीं बाकी जो है रेमेडी होती है उसकी। ओके उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है उससे डिस्कस करके, जैसे कर्क राशि से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, बंदे को उसमें कोई ऐसा वक्री प्लैनेट बैठा है जिसके कारण उसको ओसीडी है, या फीमेल का मेरे पास केस आया था जिसमें ना मम्मी से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगाव था, और मम्मी के जाने के बाद ना उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई। ओके और साइकोलॉजिकल दिक्कत आने लगी। जो मदर वाला जो रिलेशन है ना, हाँ। मदर बच्चे वाला, वो बहुत ज्यादा गहराई से आया था उसके अंदर। तो इसकी रेमेडी मैंने ऐसे निकाली कि जब तक ये खुद मदर नहीं बनेगी ना, ओके तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके और अगर वो, क्योंकि वो बच्चे नाबालिग थे तो शादी भी उसकी नहीं कर सकते, तो मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया कि इसके पास एक पेट होना चाहिए, ओके ठीक है, जिसको वो बच्चे जैसे प्यार करे। ओके तो उसका जो मातृत्व वाली जो अंदर जो फीलिंग्स जो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ गई है ना, वो निकल जाएगी बाहर। फिर वो कोई पेट, शायद बिल्ली, छोटी सी बिल्ली या कुछ पाले हम लोग, और वो उससे उसका मन लग गया, अपने बच्चे से रखने लगी उसको, और वो एनर्जी वहाँ यूज हो गई। धीरे धीरे जो माइंड है वो सेट हो गया। इसी टाइप का मैं जो यूज करता हूँ चीजों के टूल्स को, जो मैं यूज करता हूँ साइकोलॉजी को सेट करने के लिए, उसमें म्यूजिक भी है, ठीक है, लेकिन उसमें देखना पड़ता है कि क्या म्यूजिक का जो सेंस गॉड गिफ्टेड है, नहीं है तो क्या डांस का है, क्या और कोई स्पोर्ट्स का है, क्या मार्शल आर्ट का है। हाँ। तो आर्ट्स को बहुत यूज करता हूँ मैं, ऐसे साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर या जो एनर्जी का जो फ्लो एक्सेस वो हो जाता है और कंट्रोल नहीं होता, उसको कंट्रोल करने की ऐसी चीजों का मैं यूज करता हूँ। ओके इसके अलावा और कोई इंटरेस्टिंग केस जो आपके ध्यान पे हो? ऐसे मतलब बहुत सारे केसेस होते रहते हैं छोटे मोटे, जैसे छोटी छोटी रेमेडी होती है, जैसे कोई बीमारी है किसी की, डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, बार बार बीमार पड़ रहा है, तो पता लगता है इसका रीजन ये है कि मतलब घर में वेंटिलेशन ही नहीं है, ऐसी जगह पे सोता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आती, जिसके कारण हमेशा बीमार रहता है। तो बताना पड़ता है भाई आपका वृश्चिक राशि पर्टिकुलर घर में आ गई है, और आप हवा का सोर्स को बंद करके रखे हो, बाहर निकलो ठीक हो जाओगे। ठीक हो भी जाते हैं। तो छोटी मोटी चीजें बहुत अच्छा काम करती है। और कई बार ये होता है कि चीजें डिटेक्ट नहीं हो पाती। रिसेंट केस था एक, जो गायनोकोलॉजिकल इशू था किसी फीमेल को, और डॉक्टर इन्फेक्शन बोल के बार बार ठीक करते जा रहे थे, और वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने, क्योंकि उसमें केतु का प्रेजेंस था उसके कुंडली में, तो मैंने उसको बताया था कि आपका बॉडी का कोई पार्ट है जो सिकुड़ गया है, बेली सिकुड़ गई है, जिसके कारण इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, कोई चीज है जो बाहर नहीं आ पा रही। तो इसको डायग्नोसिस के लिए जब दूसरे शहर भेजा गया तो बात सही निकली। हालांकि ब्लाइंड में रेमेडी नहीं देता कि भाई ये बीमारी है, ये आप डॉक्टर मेडिसिन खरीद के खा लो, ऐसा नहीं, डायग्नोसिस की सलाह देता हूँ मैं। ये प्रॉब्लम दिख रही है, आप उसका डायग्नोसिस करा लो। वो जाके डायग्नोसिस कराते हैं, वो प्रॉब्लम निकलती है और उसका फिर सॉल्यूशन हो जाता है। ओके जैसे किसी का डेफिशिएंसी है बॉडी में, है, तो मैं नहीं बोलता कि आप कैल्शियम की डेफिशिएंसी कैल्शियम खा लो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं। मैं बोलता हूँ दिख रहा है कि इस चीज की डेफिशिएंसी है, आप इसका टेस्ट करवा लो, अगर निकलता है तो फिर उसको आप खा लो। तो मेरे से इसी टाइप की रेमेडी बताते बनती है। मैं नहीं बता सकता कि शरीर खराब लग रहा है, आप पीपल पेड़ के चक्कर लगा लो, दिया जला दो, ठीक है, उसको फायदा होता होगा उससे भी, पर मैं रिलेट उससे नहीं कर पाता। मतलब मैं तो ये आपका अपना तरीका है जो आप साइंटिफिक या प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्यूशन। बच्चों की जो कुंडली बनाई जाती है, ये आप इसके कितना सपोर्ट में कि क्या बनवानी चाहिए, या ये सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, या कहीं ना कहीं डर पैदा करता है? कुंडली से बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। ओके मुझे लगता है, जैसे मेरी जितनी कोशिश रहती है, जैसे कुछ समय पहले की बात है, बाप बेटे दोनों बैठे थे, प्रेडिक्शंस मुझे देना था। मैं बहुत सारी बात प्रेडिक्शंस नहीं दिया बेटे के सामने, ओके, और मैं इशारा भी कर दिया कि आप अकेले में बात करिए। फिर उनके पिता जब अकेले में मिले तब उनको मैं बहुत सारी कुछ बातें ऐसी बताया जो मैं बच्चे के सामने नहीं बोल सकता था, कि अगर मैं बोल दूं तो पता लगा साइकोलॉजी ही उसकी वैसी बन जाए और वो वैसा ही बन जाए। Exactly. बच्चे का माइंड है ना। तो एस्ट्रोलॉजर्स को ये होना चाहिए कि वो किसी को मिसगाइड ना करे। अब एस्ट्रोलॉजी कुंडली नहीं बनाना चाहिए, ये उन लोग बोलते हैं कि जो बहुत बार मिसगाइड भी हुए हैं, और कोई प्रेडिक्शन किसी ने बहुत नेगेटिव प्रेडिक्शन मुंह पे दे दिया कि भाई यहाँ आपका एक्सीडेंट तो होना ही होना है करके, तो बंदा इतना डर के चला रहा है गाड़ी की वो एक्चुअल में हो जाए। मतलब हमको ध्यान रखना है कि हमारी बातें मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डाल सकती है, और हमारा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है। गॉड थोड़ी 100% दावे के साथ बोल रहे हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी का ध्यान में रखते हुए
कि मेरी बातों से इसको नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, वो ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्शन देना चाहिए। ओके। जैसे कई लोग आते हैं, मैं कब मरूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, ये हमारे नहीं है फॉर्मूला, मतलब बताने का नहीं है, देखने का ही नहीं, कब मरूंगा ऐसे पूछते हैं लोग, तो नहीं बता। तो क्या ये देखना पॉसिबल है कि वो कब मरेगा? हाँ, ये इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वेदों में दिए हैं, पराशर वगैरह शास्त्र में ही आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे उससे फॉर्मूले हैं जिससे आप बता सकते हो कि मरने का पीरियड या मृत्यु तुल्य कष्ट होने का योग किस समय है, तो बताया जा सकता है। लेकिन जब तक जरूरी ना हो, कोई बंदा अगर बेड पे पड़ा हुआ है, अब ये घर वाले परेशान है, अब तब की स्थिति है, वो जानना चाहते हैं कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, कैसी स्थिति, तो उसको देख लेते हैं और उससे रिलेटेड जो भी उपाय है वो बता सकते हैं। पर जबरदस्ती कोई स्वस्थ व्यक्ति का हम नहीं देखते ऐसा। इस लॉजिक के लिए अब क्या आपका तर्क है? लगे रहो मुन्ना भाई, आई गेस उस मूवी में जो दिखाया गया लास्ट का सीन कि तू एस्ट्रोलॉजर है तो बता तू कब मरेगा, एंड उसके सर पे बंदूक तान दिया, बोला मैं तो लंबा जीने वाला हूँ, और बोले देखो अब मैं इसको गोली मारूंगा तो उसके सर के हाथ पार हो जाएगा। नहीं तो एक्चुअली क्या है, ये बताया जैसे कि एक एनालिटिकल साइंस है, ठीक है, और इसके एनालिसिस अभी भी चल रही है ना। कुछ बातें मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मेरे को मतलब हर फील्ड का प्रेडिक्ट करना नहीं आता हो, कुछ चीजों में मैं गलत भी निकलता हूँ, बड़े दूसरे स्टूडेंट्स गलत निकलते हैं, तो 100% सही तो नहीं है ना, उसका रिसर्च चल रहा है। और अभी जितनी फील्ड के बारे में हम प्रेडिक्शन देते हैं, आईटी सेक्टर नया आया हुआ है, एआई भी आ गया, अब हम बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स खेलते हैं जो पहले नहीं थे, हम ऐसे जीवन जीते हैं जो पहले नहीं थे, और जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी उस समय ना आईटी सेक्टर था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना ऐसे वाहन थे, व्हीकल्स नहीं थे, लेकिन उसका प्रेडिक्शन तो आज हम देते हैं। मतलब ऋषि मुनियों ने भले प्रेडिक्शन नहीं दिया, लेकिन जगह छोड़ी थी कि आप नई जगह को, नए आविष्कारों को भी वहां जगह दे सके। तो मतलब ये चलते रहेगा, मतलब इसमें रिसर्च चलते रहेगी, नई चीजें आती रहेगी। इसमें ये कोई दावा करना कि कनपट्टी पे बंदूक रख के कि बता कब तक जिएगा, ये कुतर्क है अल्टीमेटली। कुतर्क है। एक और चीज सर जो आपने बोला कि बहुत सारा स्पेस छोड़ा गया उसके लिए कि आगे जो भी चीजें नई चीजें होंगी, जैसे कुछ प्लैनेट्स हैं जो पहले जब ये एस्ट्रोलॉजी साइंस जब डेवलप हो रही थी तब कुछ प्लैनेट्स थे जो डिस्कवर्ड नहीं थे, या कुछ प्लैनेट्स ऐसे हुए जिसे बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, लाइक प्लूटो, तो उसका कैलकुलेशन पे क्या इफेक्ट होता है? मैं जो मानता हूँ मैं बताता हूँ आपको। जो विजिबल प्लैनेट्स हैं, यहाँ से जो सैटर्न तक है, जुपिटर सैटर्न तक, उतने को जब हम यूज करते हैं अपने जनरल एस्ट्रोलॉजी में, किसी की लाइफ साइकिल, लाइफ में क्या क्या होने वाला है प्रेडिक्ट करने के लिए। अब मुझे लगता है यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये उस चीज के लिए हेल्प करते हैं जो आप बहुत बड़े साइकिल में देखना चाहते हो। जैसे ना बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड में जो चीजें चेंज होती है, उसको हम प्रेडिक्ट करने के लिए, समझने के लिए यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का के सहारा लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि 16th सेंचुरी में स्टीम इंजन बना, स्टीम इंट्रोड्यूस हुआ। उसके पहले एज ए फ्यूल हम केवल लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद पहली बार स्टीम का हम इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का 1825-45 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद हम पेट्रोल यूज करने लगे, है ना। ऐसा ही आप मीडिया की हिस्ट्री पढ़ो कि पहले 14th सेंचुरी में शायद चमड़े के ऊपर आते थे, है ना। फिर कैसे मीडिया प्रिंट में आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक में आया। ऐसा ही आप आविष्कार, जैसे फ्यूल कैसे चेंज हुआ है, कब पेट्रोल में आया, अब हम कैसे पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में जा रहे हैं। अब जब इस चेंजेस को आप समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको उन प्लैनेट्स की जरूरत पड़ेगी जो एक बड़े साइकिल के बाद, आप जैसे वर्ल्ड वार्स को स्टडी करोगे, है ना, तो आपको लगेगा जैसे हर 80 साल में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आया है, ठीक है। यूरेनस का जो साइकिल होता है तो 80 ईयर्स का होता है। तो आप जब ऐसे बड़े बड़े चेंजेस को आप स्टडी करोगे ना, तब उन प्लैनेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनका मोशन बहुत स्लो है और वो कई साल लगाते हैं एक राशि में चेंज करने। ओके, तो ये शनि से भी ज्यादा स्लो है? हाँ, उससे भी ज्यादा स्लो है। मतलब जो हम लोग 2-2 साल की हिस्ट्री, या मुझे लगता है कि जो यूरेनस का जो जगह चेंज हो रही है, हुई है, जो हो चुकी है, ये एक नया टेक्नोलॉजी चेंजेस और एक नया एरा को जन्म देने वाला है। जैसे हम देख ही रहे, और ये चीज हम 2018-19 में ही देखते थे, तब समझ में आ गया था कि 2026-27 एक बहुत बड़ा चेंजेस का समय है। मे भी फ्यूल चेंज होगा, है ना, और मीडिया चेंज होगा, और क्या क्या चीज चेंज पहले भी हुई है। हिस्ट्री देख करके हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि ये सब चीजें चेंज होने वाली है आने वाले समय में। तो ये बहुत बड़ा चेंज का एरा है। इनका पॉइंट कैसे तय किया जाता है कि यहाँ पे आएगा तो एक सर्कल पूरा होगा? क्योंकि ऐसा तो कुछ सर्टेन कुछ मार्क हमने नहीं, हम तो राशि और नक्षत्र पे चलते हैं ना। 12 राशियां हैं
और 27 नक्षत्र है। हम्म। कौन सी नक्षत्र कौन से राशि में चीज जा रही है, किस राशि का क्या गुण है, किस चीज को सिग्निफाई करती है, किस नक्षत्र के क्या गुण है, हर नक्षत्र से रिलेटेड एक स्टोरी है अपने हिंदू मैथोलॉजी में, वेदों में। उसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके कौन से गुण से रिलेट किया जा रहा है, हम उससे रिलेट करते हैं। तो सर एस्ट्रोलॉजी में ये क्या किसी पर्सन तक सीमित है, ये मेरा क्वेश्चन होने वाला था, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले वो क्लियर कर दिया कि कुछ बड़े चेंजेस होते हैं, उनका फैक्टर भी आता है। तो क्या ये पर्सन के अलावा, एरा के अलावा, कंट्री एज अ होल या प्लैनेट एज अ होल भी काम करता है, जैसे अर्थ का भी काम करता है? yes. मतलब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है, देश का भी देखते हैं। जैसे अभी शनि का ट्रांजिट हुआ है, अपन शनि की बात करें तो 12 राशि में, मतलब मीन राशि में शनि का आगमन हुआ है और उसमें भी काफी सारे प्लैनेट है। तो मुझे लगता है कि अब जो है अपने देश में अपनी सरकार को चाहिए कि ट्रेड डेफिसिट थोड़ा कम होगा, क्योंकि अब जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो गुड्स है ना, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि शनि मीन राशि में है, वो फॉरेन की राशि है, विदेश है ना। तो फॉरेन से रिलेटेड जो काम होते हैं, जो सर्विस होती है, उसमें बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। तो ट्रेड डेफिसिट कम करने की अपॉर्चुनिटी 2.5 साल में हो सकती है, मुझे लगता है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि ये बहुत पीस वाला माहौल होगा इनके ट्रांजिट करने के बाद, वाली राशि है। यस। तो जो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है, या बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि वॉर वाले सिचुएशन में है, तो उनके साथ क्या होने वाला है? क्या वर्ल्ड वॉर होगा, या ये चीजें किस तरह से? देखिए, मीन राशि वैसे तो पीस वाली राशि है, उसमें शनि का आगमन हुआ। अब शनि को जब तक मंगल छेड़ेगा नहीं, तब तक वार जैसी कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब क्या है कि अभी मंगल मिथुन राशि में है और कर्क राशि में जाने वाला है। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें पीस नहीं रहने वाली है। उसका कारण ये है कि मंगल सिंह राशि और कन्या राशि में, ठीक है। सिंह राशि में 8वीं दृष्टि पड़ेगी शनि के ऊपर, और जैसे सिंह राशि में मंगल का आगमन होगा तो जो सरकार का कंट्रोल है, पुलिस और आर्मी की तरफ फोकस बढ़ जाएगा सरकार का, ठीक है। तो पुलिस और आर्मी की तरफ फोकस बढ़ा, मतलब कुछ ना कुछ थ्रेट है, कुछ ना कुछ एक्शन कहीं लेना है। मीन राशि की जो शांति है, कहीं ना कहीं थ्रेटन है, कहीं ना कहीं उसको समस्या है, ताकि उसका सहारा लेना पड़ रहा है। उसके बाद जब मंगल का गमन कन्या राशि में होगा अगस्त में लगभग, तो उस समय मंगल शनि 7-7 रिलेशन आमने सामने होंगे बिल्कुल। ऐसे कंडीशन में भी कोई वार जैसी सिचुएशन, अशांति बन सकती है, और शांति स्थापित करने के लिए लड़ना पड़ता है कभी कभी। तो ऐसी वाली स्थिति उस समय बन सकती है। फिर उसके बाद की जो सितंबर अक्टूबर की जो सिचुएशन रहेगी, उस समय मंगल का जाना हो जाएगा तुला राशि में। तुला राशि ट्रीटी की राशि है, रिलेशन बनाने वाली, पार्टनरशिप की राशि। तो उस समय कुछ ट्रीटी बन सकती है, कुछ समझौते हो सकते हैं कि अब हम नहीं लड़ेंगे, अब ऐसे उस समय होगा। तो ये ऐसा साइकिल है, ऐसा चलेगा साइकिल इस टाइप से। तो जो आप बोल रहे हैं वार जैसी सिचुएशन, तो जो सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग जो पार्ट है ना, वो रहेगा जून जुलाई अगस्त। ओके। तो जिन लोगों को लगता है कि वर्ल्ड वॉर होगा नहीं होगा, तो एक बार ये सर का प्रैक्टिकल प्रेडिक्शन है, हम कह सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा होना ही होना है, बट एक कैसे इसके चांसेस ज्यादा है। तो लेट्स सी, हम भी देखते हैं कि ये चीजें कितनी सच होती है और ये चीजें किस तरह से मूव होती है। सर इसके अलावा जो मुहूर्त निकालने वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या एक्चुअल में होना चाहिए कि ज्योतिष के अनुसार यार इस मुहूर्त पे करोगे तो अच्छा होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा? क्योंकि मेरा पर्सनल, मैंने जो विटनेस किया है वो ऐसा था कि मैंने बहुत कोशिश करी कि यार मुहूर्त एंड ऑल ये सारी चीजों को थोड़ा सा देख के कुछ काम को करूं, बट मुझे लगा कि यार उन चीजों को मानने फॉलो करने के बाद वो चीजें वैसी नहीं हुई। तो आप क्या मानते हैं, ये ऐसा होता है नहीं होता? मैंने एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत डीप में जा करके, मतलब एक एक बारीकी, एक एक मोमेंट को देखो। अभी मैं यहाँ से उठ के बाहर जाऊं या मुहूर्त देखूं, 5 मिनट रुक जाता हूँ, मतलब इतने बारीकी से नहीं देखना चाहिए एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को केवल एक गाइड के रूप में देखना चाहिए कि आपको जहाँ पर दिक्कत हो रही डिसीजन लेने में, या जहाँ पर आप लग रहा है कि आप ट्रैप हो गए, बढ़ नहीं पा रहे हो, है ना, या आप जानना चाहते हो कि मेरे में क्या स्किल है, मैं कहाँ पर मेहनत करूँ, कौन से डायरेक्शन चुनूं, एक गाइड के रूप में लेना चाहिए, ना कि इस रूप में कि भाई मुहूर्त कौन सा है, मतलब नहीं। बट जैसे हाँ, काम वगैरह के लिए कुछ बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या देखना चाहिए या क्या प्रेफर करना चाहिए? मतलब मोटा मोटा तो देखना चाहिए कि मतलब जैसे एनवायरमेंट, बिजनेस चालू कर रहे हो, ठीक है, तो
हम डिमांड सप्लाई का खेल तो देखते ही ना, एस्ट्रोलॉजी से शेयर मार्केट तो देखते ही है अपन, डिमांड सप्लाई देखते हैं, मार्केट कंडीशन देखते हैं, गवर्नमेंट्स के कोई रूल तो उस समय नहीं आने वाले, ऐसे बहुत सारे कंडीशन हम एस्ट्रोलॉजी को से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि फेवरेबल एनवायरनमेंट है कि नहीं, मतलब ये देखेंगे कि भाई आप जैसे जून जुलाई में चालू करना चाह रहे हो, जून जुलाई ठीक है कर लो, पर ऐसा नहीं कि आप 15 जून को शाम को 5 बजे परफेक्ट इतने बज के इतने मिनट पे ही चालू करो। हाँ, वैसे वाले के फेवर में मैं नहीं रहता। राहु काला में कुछ चीज ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए कि भाई वो भी कर रहा है जो ठीक ही कर रहा है। ओके सर, इसके अलावा हर कोई अपने सक्सेस या राइट प्रेडिक्शन के बारे में बात करता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका कभी ऐसा हुआ यार कि मैंने ब्लंडर कर दिया, या मेरा ये प्रेडिक्शन जैसा सोच रहा था जिसके लिए डेड श्योर था ऐसा होना है, वो ऐसा हुआ नहीं, ऐसी कोई चीजें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं या जिससे सीखा हो आपने कि यार हाँ यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन इस तरह से गलत हुआ, या इस तरह को इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया था? हाँ ऐसा हुआ है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गलत थी, पहले हम नहीं समझे थे, बाद में समझ में आया कि अच्छा ये ऐसा होता है। बहुत सारी चीजें, जैसे इस बंदे का मैं बताना चाह रहा हूँ बिना नाम लिए कि आप गूगल कर सकते हैं सॉरी जोक्स अपार्ट, रोहिणी नक्षत्र में मंगल था, ठीक है, 8th हाउस प्लेस्ड था, तो मुझे ये तो पता था कि ये नेगेटिव है, पर मुझे लगता था कि ये रोहिणी नक्षत्र है, इसकी गलत चीजें पकड़ी नहीं जाएगी, है ना, और ही विल बी सेफ, पर ऐसा हुआ नहीं। वो चीजें पकड़ी गई और वो बंदा अंदर हो गया जेल में। अच्छा, और वो मतलब ऐसे एस्ट्रोलॉजर मेरे को बहुत मानता था कि मतलब मैं लाइफ में गाइड करूंगा, पर मैं उसको कभी नहीं बोला कि पकड़े जाओगे और अंदर जाओगे। तो बाद में समझ में, मैंने बाद में रिसर्च किया तो मुझे पता लगा बहुत सेंसिटिव नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। कोई भी पाप ग्रह आता है ना तो वो सेंसिटिव हो जाता है काफी, और अगर खराब प्लेस्ड है और बंदा गलत है भी तो पक्का अंदर, अगर गलत नहीं है तो ठीक है बचने चांस है, अगर गलत है और वो नक्षत्र अगर पीड़ित है और वो गलत जगह पे प्लेस्ड है तो श्योर अंदर जाता है। तो उसके बाद में बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया से वाला। तो वो ब्लडर था, मैंने उसको पहले से बताया नहीं कि तुम पकड़े जाओगे। तो बाद में उसने कंसल्टेंसी के पैसे वापस मांगे या और ऐसे कभी कभी ऐसी कुंडली होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, हम उसके लिए टाइम ले लेते हैं कि हमको टाइम दे दो थोड़ा स्टडी करने के लिए। हाँ। जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, कुंडली सामने आई तुरंत बताना शुरू, आपका ये ऐसा वैसा, मेरे से वैसा होता नहीं है, क्योंकि मुझे द्वीप पे जाना पड़ता है, नवमास देखना है, दशमांश देखना है, नक्षत्र का देखना है ना, और थोड़ा जेमिनी थ्योरी भी चलता हूँ, आत्मकारक वगैरह 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 सब देखते हैं, फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मुझे ना टाइम लेना पड़ता है, और जो एकदम ही कॉम्प्लिकेटेड कुंडली है उसमें मैं 2-3 दिन टाइम ले लेता हूँ मुझे स्टडी करने में। ओके, कुछ एक लास्ट क्वेश्चंस पे हम आ गए हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो अपने आप को प्रैक्टिकल कहते हैं, वो उनका मानना है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक बहुत जनरल स्टेटमेंट देता है और बहुत वेग होता है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्विस्ट करके किसी ना किसी पे अप्लाई हो ही जाता है। तो इस चीज को लेके आप क्या कहेंगे? मैं तो आपको बताया पहले भी कि मैं एक गाइडिंग टूल के रूप में लेता हूँ एस्ट्रोलॉजी को, कि जैसे कोई क्लाइंट आया, मैं उसको एकदम से ना उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उपाय नहीं बताता, पहले उसके लाइफ की प्रेडिक्शंस बताता हूँ कि आपके लाइफ में ये घटना घट चुकी है या ऐसा नेचर है। अगर वो चीजें सही निकलती है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि हाँ अब हम सही लाइन पे जा रहे हैं, अब हम इसका आगे का सॉल्यूशन बता सकते हैं। अगर मेरे प्रेडिक्शन ही साले गलत निकल रहे है ना, तो या तो कुंडली गलत है या तो मेरी स्टडी गलत है। तो अगर प्रेडिक्शन गलत निकल रहे हैं तो मैं उसको ना सॉल्यूशन बताऊंगा ना कंसल्टेंसी करूंगा। मैं टाइम दूंगा और बोलूंगा या तो सॉरी बोलूंगा। तो इस ढंग से चलना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पूछने की कोशिश करी, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जो वी आर श्योर कि छूट गई है, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हमारे व्यूअर से भी कुछ क्वेश्चंस आए, रैशनल क्वेश्चंस आए, और हम फिर से एक पॉडकास्ट करें और उन चीजों के बारे में जानें। लेकिन उससे पहले सर, हमने एक सीरीज करी हुई थी इनफैक्ट साथ में, सदगुरु के ध्यान लिंग के मेकिंग की पूरी स्टोरी थी, लगभग 6 एपिसोड हमने करे थे, जिसकी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सर ने कवर करी थी, और कुछ उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो सर के द्वारा भी गाइड करी हुई थी, तो हमने उसको कवर किया था। एक व्यूअर थे हमारे जिनका क्वेश्चन था कि सर गांडांत एग्जैक्टली होता क्या है, ये कैसे अचीव होता है,
कैसे वर्क करता है एट ऑल, वो हम छोटी सी कोशिश करेंगे कि एक ब्रीफ आंसर ले लें सर से। सर, गांडांत के बारे में आई होप कि आपको पूरी तरह से याद होगा, क्योंकि लगभग 1 साल हो गया उस एपिसोड को। मुझे याद है वो एपिसोड हमने बनाया था। तो उसमें जो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट था, जो हमने जो उनके सदगुरु के 4 जन्म को एस्ट्रोलॉजी से हमने रिलेट किया था, क्योंकि वो जो कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया थी और वो जैसे जैसे जिस नक्षत्र से कनेक्ट हो रही थी उस नक्षत्र से मैंने कनेक्ट किया था। और जो गंडांत का उसमें जो एक्सप्लेनेशन था, गंडांत एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में, और जो लोग कुंडलिनी जागरण और मतलब ऐसे योगी व शक्ति की जिसमें जिक्र था, वैसी शक्तियां जो पाना चाहते हैं उसके लिए गंडांत वाला जो टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत पावरफुल होता है। गंडांत के बारे में मैं ब्रीफ में यही बोलूंगा कि जब भी कोई टाइम समय चेंज होता है ना, जैसे सुबह से शाम होती है या रात से सुबह होती है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, ये जो टाइम होते हैं, जो ट्रांजिशन पीरियड होते हैं, जैसे अभी शनि की भी बात कर रहे हैं, मैंने बोला था कि शनि जब 30 डिग्री के 0 डिग्री के आसपास जब भी कोई प्लेनेट रहता है तो वो बहुत पावरफुल रहता है और बहुत इमीडिएट इफेक्ट देता है। ठीक उसी प्रकार गंडांत भी होता है, जब समय एक बाउंड्री क्रॉस करता रहता है, वो चाहे आपका जागने और सोने के बीच का समय, आप जब जाग रहे हो और सोने वाले हो उसके बीच का समय बहुत पावरफुल रहता है मेडिटेशन के लिए। उसी प्रकार एक गंडांत का ऐसा समय है जिस पर बहुत कम लोग शायद इस पर डिस्कस किए हैं, जो मैंने उसमें यूज किया है आपके एपिसोड में, जो है जीवन और मृत्यु के बीच का समय, जो कि उस सबसे अधिक पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसमें, क्योंकि अगर पुनर्जन्म 0 और 1, अगर पुनर्जन्म होता है तो उसी समय आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आप अगले जन्म में जैसे योगी बने हो, जैसे स्टोरी में है, तो वो बहुत पावरफुल टाइम होता है, इसका जिक्र था उसमें। सर, लेकिन ये होता क्यों है, कैसे वर्क करता है, आप कुछ इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर सकते हैं? एक्चुअली आप इसको ना ऐसे समझिए कि जब आप सोने वाले रहते हैं, जब आपको रात में नींद आती रहती है और फिर भी आप काम कर रहे हैं, बहुत नींद आ रही है फिर भी काम कर रहे हैं, किसी तरह जाग रहे हैं, ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं आप कि ना बहुत आपको इल्यूजन होने लगते हैं, हेलुसिनेशन वगैरह टाइप का होने लगता है कि आपको बहुत नींद भी आ रही है, जाग भी रहे हैं। जो बीच वाली स्थिति रहती है ना, जब आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाते हैं, ओके ना, तो हम वैसे सोते हैं तो क्या होता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस चले जाते हैं, सपने देखने लगते हैं। लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस में जाते समय अपने कॉन्शियस माइंड को जागा अवेयर रहेंगे, अवेयरनेस को मतलब जागा छोड़ दें उसको, तो वो आप मतलब अपने पूरे सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी को आप अपने कॉन्शियस माइंड से वॉच कर सकते हो। इसी को बोलते हैं मेडिटेशन की वाली पोजीशन। जो ओशो और सदगुरु और भी बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं अवेयरनेस की, बात करते हैं अवेयरनेस की, पर वहां पर जाना कैसा है, इसका रास्ता जो है वो वहीं से आता है और वहां पर इजी होता है काम। जो बहुत अच्छे साधु हैं, बहुत साध लिए अपने आप को, वो कभी भी यहाँ भी अभी भी बैठे बैठे वो उस स्टेज में जा सकते हैं। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, मतलब जिसको उतनी प्रैक्टिस नहीं है अभी, तो उनको अगर जाना है उस स्टेज में तो उनके लिए सबसे अच्छा टाइम है रात को सोते समय, दिन के टाइम आप करेंगे तो वही स्टेज होती है। सेम अब आप इसको जीवन मृत्यु से लिंक कर लीजिए। जब ये इतना पावरफुल है, और अगर आप अपने मृत्यु के समय, जैसे सदगुरु की स्टोरी में था कि जब उनको सांप काट लेता है और वो उस समय कॉन्शियस हो जाते हैं और मेडिटेशन सांस को अपने ध्यान रखते हैं सांस पे, मतलब वो उस समय मेडिटेशन कर रहे होते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं साधना से। हाँ, तो वही चीज का मैंने बताया था, क्योंकि गंडांत का टाइम उनको गिफ्ट में मिल गया है और वो पहले से उनको आइडिया है, क्योंकि उसमें अश्लेषा नक्षत्र से लिंक किया था हमने। आद्रा नक्षत्र से अश्लेषा में ट्रांसफर था वो, है ना, पहला जन्म आद्रा नक्षत्र का था। और फिर उनको क्योंकि सांपों के बीच पले बड़े थे और उनको अश्लेषा मिलने वाला था अगले जन्म में, है ना, तो वैसा उसका एक्सप्लेनेशन था। तो उन्होंने उसी गंडांत वाली एनर्जी का यूज करके अगले जन्म में एक जंप पाया जिसमें वो योगी बने। So guys, this is it for today. इनिशियल पॉडकास्ट है हमारे, तो बहुत सारे छोटे मोटे कुछ फ्लॉज जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही जेन्युइन कोशिश है हमारी कि हम बहुत ही जेन्युइन तरीके से आप तक कुछ कंटेंट को लेकर आए, आपकी चीजों को डिस्कस करें और आप तक वो हम लेकर आए। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर आपके कोई भी सुझाव हो या कोई सजेशन हो तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। पीडी सर से अगर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीजें जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो हम उनका नंबर नीचे मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में भी और प्रोबेबली स्क्रीन में भी,
तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं सर। बिल्कुल, सर की परमिशन मिल गई है, सर से कनेक्ट कर सकते हैं। सर कुछ आइडियल टाइमिंग उसके लिए? सैटरडे संडे बेस्ट टाइम। सैटरडे संडे आइडियल टाइम होगा, क्योंकि सर 5 डेज अ वीक तो ऑलरेडी अपने स्टॉक के जो मेन इनका प्रोफेशन है उस पर ऑक्यूपाइड होते हैं, और इनसे आप सजेशन लेके भी हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ डेडिकेटेड एपिसोड आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी हमें बताएं। हम सर के साथ फिर से कनेक्ट करेंगे और फिर से एक मजेदार एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए शहर, किसी नए फूड, किसी नए कल्चर, किसी नए टॉपिक, किसी नई कहानी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।